वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 24 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है, अभी बिहार के कैबिनेट ने राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी बिहार के अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी विशेष जो श्रेणी का स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। इसे गौरतलब है कि SCS एक केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक तरह का वर्गीकरण है। ये दर्जा उन राज्यों को और उनके विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो किसी तरह के भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे होते हैं। SCS को 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कुछ वंचित या पिछड़े राज्यों पर ज़्यादा धन देते हुए उन्हें लाभ पहुंचाना था। स्पेशल राज्य का दर्जा देने वाले राज्यों में गाडगिल फार्मूले के आधार पर अनुदान दिया जाता था। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। ये राज्य हैं असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड तथा तेलंगाना। स्पेशल श्रेणी का दर्जा मिलता है जिस राज्य को, उसके लाभ क्या होते हैं। तो ऐसे राज्यों में के लिए केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कुल परिव्यय में 90% की धनराशि का योगदान करती है। इसके विपरीत शेष राज्यों के लिए 60 से 75% तक का योगदान करती है। और दूसरा है खर्च न किए गए जो धन के मामले में स्पेशल श्रेणी राज्य आगामी वित्त वर्षों में इसे खर्च कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें ये राशि केंद्र को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्पेशल श्रेणी के राज्यों को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, कारपोरेट कर पर भी बहुत महत्वपूर्ण रियायत उनको मिलती है। अब किसी भी राज्य को स्पेशल श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका कारण ये है कि 14वें वित्त आयोग ने स्पेशल श्रेणी राज्य की अवधारणा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371A से 371B आदि में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें संविधान किसी भी राज्य को इसे स्पेशल जो विशेष श्रेणी का दर्जा है उसके लिए राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। अब इसमें जो विशेष श्रेणी का दर्जा जो राज्य लेते हैं उनकी पात्रता क्या होती है। तो इसमें इनके लिए इसे राज्य वित्त के स्रोत का अनिश्चित होना, इसमें राज्य का कोई वित्त उसका अनिश्चित हो कि ऐसा, जैसे पहाड़ी राज्य हैं तो वहाँ भूस्खलन आते रहते हैं और कृषि वगैरह भी नहीं होती है, तो वो इसलिए उनको दिया गया है। और आर्थिक और अवसंरचना संबंधी पिछड़ापन, अब पहाड़ी राज्य हैं तो उनमें अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और इसमें पड़ोसी देशों से लगी कुछ सीमाओं पर भी इसकी सामरिक अवस्थिति और पहाड़ी और दुर्गम इलाका होना और कम जनसंख्या घनत्व और राज्य की जनजातीय आबादी की अधिकता होना कुछ विशेष पात्रताएं हैं जो विशेष श्रेणी राज्य के दर्जा के लिए इनको स्पेशल बनाती हैं। हमारा अगला आर्टिकल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग का गठन किया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें अकेलेपन और सामाजिक अलगाव से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम होते हैं। इसमें असामयिक मृत्यु का जोखिम 25% तक बढ़ जाता है और डिमेंशिया होने का जोखिम 50% की इसमें वृद्धि हो सकती है। और स्ट्रोक और अन्य हृदय रोगों का भी जोखिम 30% तक इसमें बना रहता है जो अकेलापन होता है इसमें। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो सामाजिक जुड़ाव पर जो गठित आयोग है, इस नए आयोग का कार्यकाल 2024 से 26 होगा। इस आयोग में कुछ जो कार्य दिए गए हैं इसमें, तो इसमें ये आयोग क्या क्या करेगा तो आइए देखते हैं। तो इसमें ये अकेलेपन को गंभीर स्वास्थ्य खतरा मानकर इसका समाधान करेगा, सामाजिक जुड़ाव को प्राथमिकता के रूप में बढ़ावा देगा और सभी आय समूह वाले देशों के समाधानों में विस्तार में तेजी लाएगा। ये आयोग यह भी अध्ययन करेगा कि कैसे सामाजिक जुड़ाव समुदायों के कल्याण, आर्थिक प्रगति, सामाजिक विकास और उसमें नवाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में ये मदद करता है। अलगाव यानी आइसोलेशन और अकेलापन या लोनलीनेस दुनिया भर में सभी आयु समूह के लोगों के स्वास्थ्य तथा कल्याण को प्रभावित करता है। 4 में से 1 वृद्ध व्यक्ति सामाजिक अलगाव का अनुभव करता है। साथ ही मोटे तौर पर इस प्रवृत्ति की दर सभी क्षेत्रों में समान है। अकेलेपन का अभाव, तो इसमें अकेलेपन का स्वास्थ्य और जीवन अवधि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
हालांकि अभी तक ऐसे प्रभावों पर कम ध्यान दिया गया है। सामाजिक अलगाव के कारण प्रतिकूल आर्थिक और शैक्षणिक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें नौकरी में अलग थलग और असहाय होने की अनुभूति से रोजगार को लेकर असंतुष्टि व खराब कार्य प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। उत्पादक, लचीली और स्थिर अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सामाजिक जुड़ाव में निवेश महत्वपूर्ण है। ऐसी अर्थव्यवस्था वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए कल्याण को बढ़ावा देती है। इसके लिए राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना चाहिए और सामाजिक अलगाव को कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर उपाय किए जाने चाहिए। हमारा अगला आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी परिषद यानी इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में 59वें अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी परिषद यानी ITTC का समापन 17 नवंबर 2023 को कुछ बड़े निर्णयों के साथ हुआ। तो ये इसके बारे में देख लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन यानी ITTO का शासी निकाय है। इसकी स्थायी उष्णकटिबंधीय वन प्रबंधन और स्थायी रूप से उत्पादित उष्णकटिबंधीय लकड़ी के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापार एजेंडों पर चर्चा करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होती है। 59वें ITTC की प्रमुख निर्णय क्या रहे? तो इसमें देश स्थायी वन प्रबंधन और संबंधित उद्देश्यों से संबंधित 8 परियोजनाओं का समर्थन करने पर सहमत हुए हैं। इस सत्र ने आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए $7.1 मिलियन के बजट को सभी मंजूरी देकर अपनाया है। परिषद ने एक परीक्षण उपाय को मंजूरी दी है जो आयोग के सदस्यों को परियोजना प्रस्ताव और अवधारणा नोट प्रस्तुत करने की अनुमति देगा। जो सदस्य अपने वित्तीय योगदान से पीछे रह गए हैं और इस प्रकार अयोग्य हैं, उन्हें भुगतान के लिए बकाया भुगतान के प्रत्येक 2 वर्षों के लिए एक परियोजना और अवधारणा नोट जमा करने की अनुमति दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो उष्णकटिबंधीय वनों पर टिकाऊ प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है। ये स्थायी रूप से प्रबंधित एवं कानूनी रूप से जो काटे गए जंगलों से उष्णकटिबंधीय लकड़ी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और उनके विविधीकरण को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी समझौता 1983 यानी ITTA 1983 के तहत की गई थी, जिस पर व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तत्वावधान में बातचीत की गई थी। यह उष्णकटिबंधीय लकड़ी उत्पादक जो देश हैं उनको वानिकी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करता है। सभी परियोजनाओं को सरकार के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। इनकी सदस्य देशों की संख्या 75 देश हैं और इसमें भारत शामिल है। इसके सदस्य देश विश्व में लगभग 80% उष्णकटिबंधीय वनों का प्रबंधन करते हैं और वैश्विक उष्णकटिबंधीय लकड़ी व्यापार का 80% के लिए ये जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय योकोहामा जापान में स्थित है। हमारा अगला आर्टिकल है जो अभी मेढक की एक प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, इसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में एक मेढक की नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम निदिराना नोआ दिहिंग है। ये मेढक की नई प्रजाति के बारे में देखते हैं। तो ये म्यूजिक फ्रॉक की एक नई प्रजाति है जिसका नाम निदिराना नोआ दिहिंग है। जो ये जीनस निदिराना का नया मेढक रूपात्मक लक्षणों के संयोजन से अपने जन्मदाताओं से लक्षणात्मक रूप से भिन्न है। निदिराना जीनस पहली बार भारत में पाया गया है। ये पहली बार भारत में पाया गया इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये प्रजाति जापान, ताइवान, चीन, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड में पाई जाती है। ये दलदलों, तालाबों और धान के खेतों में रहने के लिए जाने जाते हैं और अक्सर अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं। ये नई प्रजाति का नाम नोआ दिहिंग नदी के नाम पर रखा गया है जो नमूनों की खोज और संग्रह किए गए जो स्थान के निकट है। ये दिखावट यानी ये कैसे दिखते हैं? तो उभयचरों की पलकों पर अनियमित आकृति और आकार के धब्बे होते हैं इसमें, और ये इनकी मध्यम बड़ी आँखों के चारों ओर गहरी धारियाँ होती हैं और इनकी पुतलियाँ सुनहरे किनारों वाली हैं तथा इसकी आँख की आइरिस गहरे भूरे रंग की होती है और उन पर ये सुनहरी चमक होती है, जैसा कि इसमें फोटो में ये दिखाया गया है।
हमारा अगला आर्टिकल है तीव्र नवाचार और स्टार्टअप विस्तार यानी राइज के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में AIM और NITI आयोग ने ऑस्ट्रेलिया और भारतीय चक्रीय अर्थव्यवस्था स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए एक रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन यानी राइज नामक एक नया एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। तो ये तीव्र नवाचार और स्टार्टअप विस्तार के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सेलरेटर को ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी यानी CSIRO और नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन के बीच साझेदारी में वितरित किया गया है। यह पहल भारत और ऑस्ट्रेलिया में चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर काम करने वाले स्टार्टअप और छोटे जो मध्यम आकार के जो उद्योग होते हैं उस पर केंद्रित है। इसका फोकस थीम क्या है? तो इसमें पर्यावरण और जलवायु प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने के साथ कार्यक्रम को कई क्षेत्रों में काम करने वाले जो स्टार्टअप में तेजी लाने के लिए तैयार किया जाएगा। जलवायु स्मार्ट कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अवशिष्ट प्रबंधन, जलवायु स्मार्ट गतिशीलता कुछ इसके क्षेत्र हैं, इसमें काम करा जाएगा। यह 9 महीनों में राइज एक्सेलरेटर कार्यक्रम स्टार्टअप को प्रत्येक नए क्षेत्र में शुरुआती कदम उठाने और उचित भागीदारी व ग्राहकों और प्रतिभाओं के साथ तीव्र संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सफल होने के लिए विश्वसनीयता बनाने में मदद करेगा। एक्सेलरेटर पहले दौर में अवशिष्ट और चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रौद्योगिकी और समाधानों पर काम करने वाले जो स्टार्टअप हैं और SME का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये भाग लेने वाले स्टार्टअप में गैर इक्विटी अनुदान में 4 लाख रुपए तक के लिए 40 लाख रुपए एक मिनट ये भाग लेने वाले जो स्टार्टअप हैं इनमें गैर इक्विटी अनुदान में 40 लाख रुपए तक के लिए ये पात्र हो सकते हैं। एक्सेलरेटर के भविष्य के दौर में जलवायु स्मार्ट कृषि, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु स्मार्ट गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो ये चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब है कि उत्पादों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनका उपयोग उनके मूल्य को अधिकतम करने के लिए बार बार या कई बार भी किया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है साउथर्न एनुलर मोड के बारे में यानी दक्षिणी वलयाकार मोड के बारे में। तो ये क्या होता है ये देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने पाया है कि दक्षिणी कुंडलाकार मोड सेम एक महत्वपूर्ण जलवायु पैटर्न ये हिंद महासागर में समुद्री परिस्थितियों के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दक्षिणी वलयाकार मोड के बारे में देख लेते हैं। तो ये 10 से 100 वर्षों की अवधि के बीच अवधि में दक्षिण पश्चिम हवाओं की उत्तर दक्षिण में गति है। इसे अंटार्कटिक दोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण गोलार्ध के मध्य और उच्च अक्षांशों में लगभग लगातार गतिशील रहते हैं। इसे आमतौर पर 40 डिग्री सेल्सियस यानी मध्य अक्षांश और 65 डिग्री साउथ अंटार्कटिका पर क्षेत्रीय औसत समुद्री स्तर के दबाव में अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। सकारात्मक दक्षिण वलयाकार मोड, तो इस मोड में अंटार्कटिका पर कम विषम वायुदाब और मध्य अक्षांशों पर उच्च विषम वायुदाब होता है। इसमें तेज पछुआ पवन की पेटी मजबूत हो जाती है और अंटार्कटिका और जो अंटार्कटिका की ओर जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो नकारात्मक दक्षिणी वलयाकार मोड क्या है? ये इस मोड में प्रबल दक्षिणी पछुआ पवन की पेटी भूमध्य रेखा की ओर उत्तर में प्रसार करती है, जिससे पैटागोनिया में ठंडा और नम मौसम आता है। इसमें ग्लेशियर गतिशील होते हैं और अंटार्कटिक महाद्वीप शेल्फ पर ध्रुवीय परिधि में गहरे पानी में अपवेलिंग यानी सर्कम्पोलर डीप वाटर अपवेलिंग कम हो जाती है। इसका महत्व क्या है? तो ये अध्ययन तरंगीय पूर्वानुमानों की सटीकता को आगे बढ़ाने में योगदान देता है और उचित मौसम संबंधी पहचान करने में भी ये मदद करता है। इससे मछली पकड़ने वाले जो समुदाय हैं, मछुआरे हैं, उनको और नीली अर्थव्यवस्था के जो हितधारक हैं जैसे शिपिंग, समुद्री बोर्ड और तेल उद्योग को समुद्र में करोड़ों डॉलर के संचालन के लिए लाभ होता है। हमारा अगला आर्टिकल है अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023। तो अभी देखते हैं।
अभी हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी ने 81 कर्मी शामिल हुए हैं। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास जो अष्ट्रा हिंद 23 के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के रवाना हुए हैं। ये 83 अभ्यास अष्ट्रा हिंद 23 के बारे में देख लेते हैं। तो ये 2022 में स्थापित किया गया था और इसका पहला संस्करण महाजन राजस्थान में आयोजित किया गया था। इसे भारत और ऑस्ट्रेलिया में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाने ये वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने की योजना है, मतलब हर साल होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य है जो सहयोगात्मक और साझेदारी को बढ़ावा देना, दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। और ये अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक जो ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है पर्थ, वहाँ आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास भारतीय सेना की टुकड़ी है जिसमें गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के 60 जवान शामिल हैं, इसमें भाग लेंगे। ये अभ्यास शांति स्थापना अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के तहत शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मल्टी डोमेन संचालन करते समय अंतर संचालन को भी बढ़ावा देगा। संयुक्त अभ्यास विचारों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगा और सामरिक संचालन के लिए रणनीति तकनीकी प्रक्रियाओं का संयुक्त रूप से अभ्यास भी करेगा। ये अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच समझ को बढ़ावा देने के लिए और दोनों देशों को मित्र देशों में बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने में भी ये मदद करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो ये नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। ये कर्नाटक का मैप है, ये महाराष्ट्र है और ये है आंध्र प्रदेश, ये है गोवा और ये केरल तमिलनाडु। ये 5 राज्यों से अपना बॉर्डर साझा करता है कर्नाटक। अब आइए देख लेते हैं इसमें इसकी लोकेशन। तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ये, और ये इसके ऊपर ये पिंक कलर में स्पॉटेड किया गया है। ये नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये पिंक कलर में जो स्टार बना हुआ है ये नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब आइए देख लेते हैं, ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में है। अब ये रेड कलर में जो स्पॉटेड किया गया स्टार बनाया गया ये है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और ये है नुगु अभ्यारण्य जो पिंक से स्टार बनाया गया है। अब आइए देख लेते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अभी हाल ही में अधिकारियों से सिफारिश की है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो सटे हुए, जैसा कि हमने देखा मैप में अभी, अभ्यारण्य को मुख्य महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान के रूप में घोषित किया जाए। तो तभी ये चर्चा में है। तो इसको देख लेते हैं नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो ये कर्नाटक के मैसूर जिले में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में स्थित है, जैसा कि हमने मैप में देखा। ये 30 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये अभ्यारण्य उत्तरी भाग पर नुगु जलाशय का कब्जा है। ये कावेरी की सहायक नदी नुगु नदी पर बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम है नुगु। ये 1974 में नुगु वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और बाद में 2003 से 4 में नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से जोड़ दिया गया था। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है और इस क्षेत्र में वर्षा की औसत मात्रा 1000 मिमी है। वनस्पतियों में तो यहाँ पर जंगलों में अधिकांश वनस्पतियों में शुष्क पर्णपात्री और बीच बीच में वृक्षारोपण के टुकड़ों से युक्त वनस्पतियाँ यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले पेड़ों की सामान्य प्रजातियाँ एनोगेइसस लैटिफोलिया, टेक्टोनिया ग्लैडिस और टर्मिनलिया टोमेटोसा आदि हैं। पेड़ों की अन्य प्रजातियों में वन क्षेत्र में प्रमुख उसमें औषधीय और व्यावसायिक रूप से भी महत्वपूर्ण पेड़ प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, सेंटालम एल्बम, एल्बिजिया एसपीपी और डेट्रोकैलामस स्ट्रीटक्स शामिल होते हैं। अजीब से ही नाम है। जीव जंतुओं में यहाँ पर जीवों की आबादी में हाथी, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण, भौंकने वाला हिरण, माउस हिरण, सियार, खरगोश, आम नेवला आदि, उदबिलाव छोटा जो भारतीय सिवेट, आम पाम सिवेट, शाही शामिल, जैसे लगभग सभी में होते हैं, ये वही है। हमारा अगला आर्टिकल है ब्रह्माणी नदी के बारे में। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है हमारा जो दक्षिण भारत का मैप, इसमें ये है महानदी और ये है ब्रह्माणी नदी। अब आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये उड़ीसा में ब्रह्माणी नदी डेल्टा की कायाकल्प के लिए भौतिक और गणितीय मॉडलिंग अध्ययन के लिए IIT गुवाहाटी को शामिल किया गया है। ये भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में एक प्रमुख अंतर्राज्यीय पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ये नदी अपने निचले इलाकों में धामरा के नाम से भी जानी जाती है।
इसका निर्माण उड़ीसा के प्रमुख औद्योगिक शहर राउरकेला के पास शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से हुआ है। ब्रह्माणी नदी के दोनों स्रोत छोटा नागपुर पठार हैं और ये शंख नदी का उद्गम झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा के पास होता है। इसके साथ ही दक्षिण कोयल नदी भी झारखंड से निकलती है। ब्रह्माणी नदी बेसिन उत्तर में छोटा नागपुर पठार, पश्चिम की ओर दक्षिण में महानदी बेसिन और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरी है। ये उन नदियों में से एक है जो पूर्वी घाटी को काटती हैं और उड़ीसा के रेंगाली में एक छोटी सी घाटी का निर्माण करती हैं, जहां एक बांध बनाया गया है। इसका जलमार्ग तो ये बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर ये बहती है। ये 3 राज्यों से होकर बहती है। तो देख लेते हैं इसमें। ये आमतौर पर उड़ीसा में बोनाईगढ़ और तालचेर से होकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और फिर पूर्व की ओर मुड़कर महानदी की उत्तरी शाखाओं में शामिल हो जाती है, जो फिर पलमायरस पॉइंट पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस बिंदु पर बना ब्रह्मणी डेल्टा भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थल है, जो अपने मुहाना मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 799 किलोमीटर है, जिसमें से 541 किलोमीटर सिर्फ उड़ीसा में है। इसकी सहायक नदियां भी हैं कुछ, तो उसमें ये शंख, टिकरा और कारो इसकी सहायक नदी हैं। हमारा अगला आर्टिकल है कोलकली नृत्य के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में सेंट थॉमस के भारत आगमन की स्मृति में केरल के त्रिशूर में कोलकली नृत्य का प्रदर्शन किया गया। तो देख लेते हैं कोलकली नृत्य इसके बारे में। तो ये उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रचलित एक लोक कला है। ये तमिलनाडु में इस कला को कोट्टायम और आंध्र प्रदेश में कोलामू के रूप में जाना जाता है। कोलकली कला को ये तमिलनाडु में कोट्टायम और आंध्र प्रदेश में कोलामू नाम से भी जाना जाता है। इसे कलारी पट्टू के तत्वों को भी अपनाया गया है इसमें। तो कलारी पट्टू ये केरल, तमिलनाडु में प्रचलित एक मार्शल आर्ट है। इस नृत्य के दौरान प्रत्येक नर्तक अपने दोनों हाथों में एक एक छड़ी धारण किए रहता है, जिसे लेकर वह एक घेरे के गोल में घूमता है और साथ ही छड़ियों को एक लयबद्ध ताल में आपस में टकराता है। छड़ियों को इस तरह से जैसे जैसे संगीत का स्वर मान यानी पिच बढ़ता जाता है, वैसे वैसे घूमने की गति भी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ता है, घेरा फैलता है और सिकुड़ता है। इसका प्रदर्शन धान की फसल कटाई के मौसम के दौरान किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के बारे में। तो ये एक अध्ययन में अभी कर्नाटक के 2 और जिलों में KFD वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। इस वायरस की पहली बार पुष्टि कर्नाटक के क्यासानूर वन रेंज में हुई थी। इसी कारण इसे क्यासानूर नाम दिया गया। KFD के बारे में, तो ये एक पशुजन्य रोग है जो KFDV के कारण होता है। KFDV यानी टिक्स किलनी, जो किलनी होती है ना, उनके काटने से फैलता है। ये जो जानवरों की किलनी हो जाती हैं जुएं, इसे मंकी डिजीज या मंकी फीवर के रूप में भी जाना जाता है। काले जो मुंह वाले लंगूर बंदर होते हैं तथा बुनने जो मैकेक इस रोग के प्रति अति संवेदनशील है, मतलब उनको बहुत जल्दी होता है। ये संक्रमित बंदर वायरस का प्रसार मानव आबादी को भी ये संक्रमित कर सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है साथी के बारे में। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी यानी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कहा गया है। इसमें साथी के बारे में देख लेते हैं। तो ये पहल MOE ने IIT कानपुर के सहयोग से शुरू किया है। ये एक ओपन लर्निंग एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म है। ये छात्रों के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसमें छात्रों के साथ अंतरक्रिया करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का भी उपयोग करता है और साथ ही छात्रों को अपनी जो सीखने की क्षमता के अनुसार भी उपयोग कर सकते हैं छात्र। हमारा अगला आर्टिकल है नॉर्डिक बाल्टिक 8 नेशन के बारे में। तो विदेश मंत्री ने अभी कहा है कि वर्षों से NB8 देशों के साथ भारत का सहयोग काफ़ी मजबूत हुआ है। NB8 एक नए अनौपचारिक गैर संस्थागत क्षेत्रीय सहयोग आधारित फॉर्मेट है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसमें शामिल देश हैं, तो इसमें 5 नॉर्डिक देश, जिसमें नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं तथा 3 बाल्टिक देश हैं। इसमें एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया आते हैं। ध्यान रखना, नॉर्डिक देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन,
और अगर बाल्टिक देश पूछे तो बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। ये एक अनूठा फॉर्मेट है। इसमें ऐसे देश भी शामिल हैं जो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं, जैसे कि नॉर्वे और आइसलैंड, तथा जो नाटो के सदस्य नहीं हैं, जैसे कि स्वीडन। इसके शेष सदस्य यूरोपीय संघ या नाटो के सदस्य हैं। तो हमारे आज के आर्टिकल फिनिश हो गए। वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।